अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा, उसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ ली और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। फ़ाइन, तो आज कुछ और क्वेश्चंस की ओर ध्यान डालेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो द फर्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन इज़ of today's lecture is shown on the board. The question is, consider the circuit with S open, null point is at 51 centimeter from P. Calculate K. Point number 2, find E1. ठीक है बेटा, पोटेंशियोमीटर सर्किट आपको दिया हुआ है सारा, ओके। और एक बात तो कंफर्म है, ये E1 हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जब ये की हमने ओपन रखी है, जब ये स्विच हमने ओपन रखा है, तो गैल्वानोमीटर नल पॉइंट कहाँ पे है? 51 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 51 सेंटीमीटर है। और नल पॉइंट मीन्स गैल्वानोमीटर शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ इस लेंथ पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। दैट मीन्स जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब यहाँ से बेटा कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज गैल्वानोमीटर शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, वहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, या दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल बिकॉज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो क्या मैं पहले पार्ट का आंसर लिख सकता हूँ? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? यहाँ से यहाँ आपको अगर वोल्टेज ड्रॉप पता है, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V/L। अगर आपको पूरी लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप पता है, आपको पूरी लेंथ का वोल्टेज ड्रॉप लेना है, डिवाइड करना है पूरी लेंथ से। लेकिन मुझे पता है यहाँ से यहाँ पे नल पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज बैलेंस्ड बाय द ईएमएफ बिकॉज गैल्वानोमीटर शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। फाइन, तो V फिर कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा? यही तो होगा 1.02 ड्रॉप होगा, डिवाइड बाई लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 51 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? तो इसको अगर आप कन्वर्ट भी करना चाहो, ठीक है, सो दैट इज सिंपली इज इक्वल टू, ये बनेगा 1.02 डिवाइड बाई 0.51, ठीक है, बिकॉज आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर। फाइन, सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। ओके, हमें अब क्या ढूंढना है? E1 ढूंढना है, ये वाला E1 ढूंढना है। ये सब जानते हैं, ये वाला सर्किट अगर हम लेंगे, ये सारी सेल का EMF जो होगा इसके अक्रॉस होगा, बिकॉज सीरीज में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, सो ये सारा EMF इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, यानी इन दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही EMF है। ठीक है, सो E1 फिर किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस वायर। हमें पता है यूनिट लेंथ में इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं ना यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक फिर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? शाबाश, वो सिंपली होगा वोल्टेज ड्रॉप जिस तरह हमने पढ़ा है K होता है V/L, तो V किसके बराबर होगा? K टाइम्स L। K कितना है? इट इज़ 2, दैट मीन्स यहाँ से मुझे यहाँ तक देखना वोल्टेज ड्रॉप, तो लेंथ कितनी है? 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये इस सेल का EMF होगा। अगेन आई रिपीट, मुझे बताना है कि P से Q तक टोटल EMF कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये सारे का सारा EMF इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, ओके, इसकी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफैक्ट जीरो है बिकॉज वो मेंशन नहीं है, तो सारे का सारा EMF इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। और इसमें कितना EMF होगा या इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स L, है ना, V पोटेंशियल ड्रॉप होता है K टाइम्स L। सो K आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन लेंथ कितनी लेंगे? अभी आपको पूरी लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप लेना है, तो K टाइम्स L दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। समझ आया? ओके, इसके साथ और एक पार्ट भी है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। व्हेन स्विच S इज क्लोज, जब हम S को क्लोज करेंगे, ठीक है, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स P और Q। जब स्विच को क्लोज करेंगे, नल पॉइंट राइट की ओर जाएगा कि लेफ्ट की ओर जाएगा? ऑब्वियसली ये बात तो कंफर्म है, जब नल पॉइंट यहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बेटा, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है। अब आप ये ओपन रखो या क्लोज रखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से जब कोई करंट निकल ही नहीं रही है, तो दैट मीन्स इस स्विच के ओपन या क्लोज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नल पॉइंट जो है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। फाइन, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, और एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर एक डायग्राम दी हुई है, ये सेल का EMF 2 वोल्ट है, यहाँ पर 15 ओम की रेजिस्टेंस है,
ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसकी फुल लेंथ है 1 मीटर। फाइन। तो सबसे पहले हमें के निकालना है और इसी तरह से बाहर एक सर्किट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 1.5 वोल्ट सेल, 1.2 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर 0.3 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज गैल्वानोमीटर एंड जॉकी। फाइन। सबसे पहले हमें के निकालना है, यानी के का मतलब है के हम हमेशा जानते हैं किसके बराबर होता है, V बाय L। अब पूरी लेंथ आप लें, हाफ लेंथ ले, अगर आपको पूरी लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप पता है, इसकी पूरी लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप पता है, तो आप फुल लेंथ ले लीजिए। क्या आप इस फुल लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप ढूंढ सकते हैं? हाँ, बिकॉज ये सीरीज सर्किट है ऊपर वाला, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करके मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो V कितना होगा, इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लीजिए, यानी 10 ओम डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी 10 प्लस 15 इंटू एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज 2, जो कि डिवाइड होनी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 इंटू 2 वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल, ये बनेगा 20 डिवाइड बाय 25, ठीक है, एंड दैट इज ऑब्वियसली 4/5 वोल्ट पर मीटर। समझ आया? सो यूनिट लेंथ में इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फाइन, ओके, दैट मीन्स के का वैल्यू आपको तो आ गया। अब दूसरा पॉइंट है कैलकुलेट AO वेयर गैल्वानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, यानी आपको यहां से यहां तक लेंथ निकालनी है जहां पर गैल्वानोमीटर क्या दिखाए, जीरो डिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है, आपको पता है जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता उस टाइम पे इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अभी वो EMF के बराबर नहीं होगा, बिकॉज अभी यहाँ से यहाँ करंट फ्लो तो कर रही होगी, ऑल्दो यहाँ से तो कोई करंट नहीं निकल रही है, लेकिन इसके इंटरनल सर्किटरी में करंट फ्लो हो रही होगी। इसलिए आप मुझे फिर बता सकते हैं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो इन दो के अक्रॉस होगा वही इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या तो आप निकाल सकते हैं पहले करंट फिर EMF माइनस ड्रॉप, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, या तो डायरेक्टली इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, बिकॉज ये और ये ब्रांच पैरेलल है ना। सो दैट मीन्स इन दो के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वही इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वही इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। अब इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये सारा सीरीज सर्किट है, मैंने ये कहा सारा सीरीज सर्किट है, लेकिन ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है। सो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मुझे बता सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लीजिए, यानी वो आएगा 0.3 डिवाइड बाई सम 1.2 प्लस 0.3 हुआ 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करना होता है, ये कटेगा, सो दैट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 0.3, इन दो के अक्रॉस भी कितना होगा 0.3, और वही इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, K टाइम्स L। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K टाइम्स L जो आएगा, K टाइम्स L या L डैश में लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0.3 वोल्ट। सो L डैश क्या आएगा फिर 0.3 बाई K, ऑब्वियसली 0.3 बाई K। सो K का वैल्यू बेटा पुट करेंगे, K का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 4/5, सो L डैश क्या आएगा 0.3 डिवाइड बाई 4/5, वो 5 ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1.5/4। समझ आ रही है बात? सो दैट इज 1.5/4। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे L डैश का वैल्यू फिर क्या आएगा, दैट इज इक्वल 4 0 पॉइंट ये बनेगा 15/40 आप लिख लीजिए, 15/40, सो 5 इंटू 3 5 इंटू 8 यानी 3/8 मीटर पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फाइन, समझ आ रही है बात? ओके, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक टॉपिक हमारा छूट गया था, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो कलर कोडिंग हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा पावर इन DC सर्किट्स, ठीक है, उसी के साथ ये चैप्टर फिर हमारा क्लोज हो जाएगा। फाइन, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है, कलर कोडिंग पे हम जाते हैं। तो कलर कोडिंग बेसिकली एक टेक्निक है, इससे हम कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, ओके, सो सबसे पहले आपको ये बताते चलें, जो हमारे पास रेजिस्टर्स जो प्रैक्टिकली हम यूज़ में लाते हैं,
एक टाइप रजिस्टर्स का होता है जो वायर्स के फॉर्म में हो, ठीक है। हमारे पास कॉन्स्टेंटन वायर होती है, वी हैव कॉन्स्टेंटन वायर, और वी हैव मैग्नेटिक वायर और नाइक्रोम वायर। ये बेसिकली एलॉयज है। इनकी जो तारें होती हैं, इनकी जो वायर्स होती हैं, उनकी भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है। और ये एलॉयज है बेसिकली, जो प्रैक्टिकली हम जब रेजिस्टेंसेस यूज़ करते हैं वो या तो एलॉयज के रेजिस्टेंसेस हम यूज़ करते हैं। एलॉय हमारे पास कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन ये वायर्स की रेजिस्टेंस, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलॉय, ये एलॉयज़ की ये एलॉयज़ हैं, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, और वो बेनिफिट है हमारे लिए। जब भी हम कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे किसी सर्किट में, हम चाहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ताकि हमारा कोई भी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्यूरेट आए। सो ये कॉन्स्टेंट या मैग्नेटिक वायर्स जो है, इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो तारें हैं, ये जो वायर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर मैं बहुत हाई रेजिस्टेंस किसी सर्किट में चाहता हूँ यूज़ करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबी, मुझे वो वायर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ चाहिए, ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ताकि मैं उसको फिर सर्किट में यूज़ कर सकूं। तो इस चीज तो हाई रेजिस्टेंस की बिना पे हम इन तारों को, हम इन वायर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हाई रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास आते हैं बेटा कार्बन रेजिस्टर्स। क्या होते हैं? कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस किलो ओम्स में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। जो कार्बन रेजिस्टर हमारा होता है बेटा, इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए मैंने एक कार्बन रजिस्टर बनाया, सपोज ऐसा कुछ होता है कार्बन रजिस्टर, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसकी रेजिस्टेंस लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, और प्रैक्टिकल सर्किट्स में कार्बन रजिस्टर्स हम यूज़ में लाते हैं। ओके, अब लेकिन एक बात है कि इन कार्बन रजिस्टर्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, और इसके ऊपर हम नहीं लिख पाते हैं रीडिंग। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस, इसके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल होता है ना। जब हम हम इसके ऊपर कोई लिखी हुई चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर छाप नहीं सकते इसके ऊपर, बिकॉज इसका साइज होता है छोटा। इसलिए इस कार्बन रजिस्टर पे कलर्स होते हैं, ठीक है। लिख तो नहीं सकते, लेकिन कलर्स हम डाल सकते हैं, और इन कलर्स को देख के हम फिर बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। सो कलर कोडिंग क्यों की जाती है? कलर कोडिंग इसलिए की जाती है ताकि हम किसी रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस बता सके इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, बिकॉज इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ होता इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। क्यों नहीं लिखा हुआ होता? बिकॉज इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। फाइन, ओके। तो अब कैसे हम निकाल सकते हैं किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस? लॉजिक क्या है, ठीक है, तरीका क्या है? हमारे पास जो कार्बन रजिस्टर होता है बेटा, जो हमारे पास कार्बन रजिस्टर, अब मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये इतना बड़ा नहीं होता। इसमें बेसिकली 4 कलर्ड स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा कार्बन रजिस्टर है, इसमें 4 कलर्ड स्ट्रिप्स होते हैं। ये एक स्ट्रिप है, ये और एक स्ट्रिप है, ये और एक स्ट्रिप है। वी हैव बेसिकली 4 कलर्ड स्ट्रिप्स, तीसरी और ये चौथी स्ट्रिप। वी हैव 4 कलर्ड स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ द कार्बन रजिस्टर, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ओके। तो पहली स्ट्रिप का कलर जो होता है, पहली स्ट्रिप का कलर हमें देता है वैल्यू, या जिसको मैं कहता हूँ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यह भी पूरा समझ आएगा जब मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आप ये याद रखें, पहली स्ट्रिप का कलर हमें क्या देगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी स्ट्रिप का कलर हमें देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, समझ आया? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरी स्ट्रिप का कलर हमें देता है डेसिमल मल्टीप्लायर। मान लीजिए पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। बेसिकली इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, यानी 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴ कुछ भी हो सकता है। और चौथी स्ट्रिप का कलर आपको देता है टॉलरेंस। मान लीजिए पहली स्ट्रिप का कलर जो है, इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर का कलर
के कलर से हमें सपोज पता चला इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। और तीसरी स्ट्रिप से क्या मिलता है, डेसिमल मल्टीप्लायर। चौथी स्ट्रिप से हमारी क्या मिलती है, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है हमारा जो वैल्यू है, और रेजिस्टेंस थोड़ी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी इससे कम, यानी जिसको आप एरर भी कह सकते हैं, कभी कभार आप एरर भी कहते हैं। फाइन। तो फिलहाल आप ये याद रखिए, पहली स्ट्रिप का कलर क्या देता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कलर ऑफ सेकंड स्ट्रिप गिव्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप गिव्स डेसिमल मल्टीप्लायर। कलर ऑफ फोर्थ स्ट्रिप गिव्स टॉलरेंस। फाइन। तो अब कैसे हम बता सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसके लिए बेटा आपको एक टेबल याद करने की जरूरत है। ठीक है, वो टेबल क्या है, मैं यहाँ पे वो बना रहा हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले कलर, आपके पास कलर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, इट इज कलर। पहला आपका बेटा कलर होगा, पहला जो आप कॉलम बनाएंगे वो कलर का कॉलम बनाएंगे। फाइन, ओके। इसके बाद जो दूसरा कॉलम आप बनाएंगे वहां से आपको नंबर मिलेगा, आप उसको नंबर कह सकते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट कॉलम जो आप बनाएंगे उसको बेटा डेसिमल मल्टीप्लायर कहते हैं, और नेक्स्ट कॉलम जो आप बनाएंगे उसको आप टॉलरेंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। फाइन, बहुत सिंपल है। तो कलर में सबसे पहले आप लिखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड। ये लेकिन कलर्स की सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले रेड लिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। उसके लिए रूल भी बताएंगे, ब्लैक शॉर्टकट बताएंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, माय फेवरेट कलर। ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ओके। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड। तो पहला अगर आप गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है बेटा, तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद यहां से हम को सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल मल्टीप्लायर डालना पड़ेगा। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करना है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फाइन, ओके। यहाँ से लिखना है 10 रेज पावर, 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 6, 7, 10 रेज पावर 8 एंड 10 रेज पावर 9। फाइन, ये तीन कलर्स बेटा टॉलरेंस के लिए यूज होते हैं। सो ये तीन कलर्स सिर्फ टॉलरेंस के लिए यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉलरेंस के कॉलम में, टॉलरेंस के लिए सिर्फ ये तीन कलर्स यूज होते हैं। फाइन, सो यहाँ पर जब अगर गोल्ड होगा तो 5% टॉलरेंस, 5% एरर हो सकता है। सिल्वर होगा तो 10%, नो कलर होगा तो 20%। फाइन, सिंपल। ओके, अब देख लीजिए करना क्या है आप लोगों को। देखिए करना क्या, सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, कार्बन रजिस्टर आपको दिया हुआ है, आपको इसकी रेजिस्टेंस ढूंढनी है। ठीक है बेटा, तो कलर्ड स्ट्रिप्स होती हैं 4 इसके ऊपर, ये एक स्ट्रिप, ये और एक स्ट्रिप, सपोज दिस इज थर्ड स्ट्रिप, सपोज दिस इज फोर्थ स्ट्रिप, वी हैव 4 strips। okay,
फाइंड द रेजिस्टेंस। पहली स्ट्रिप का कलर है बेटा येलो, है समझ। दूसरी स्ट्रिप का कलर मान लीजिए रेड है। तीसरी स्ट्रिप का कलर मान लीजिए ग्रीन है, येलो रेड ग्रीन, और ये बेटा सिल्वर की कोटिंग है। आपको इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। तो मैंने बताया था पहली स्ट्रिप का कलर क्या देगा आपको, पहली स्ट्रिप का कलर देगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पहली स्ट्रिप का कलर क्या है येलो, तो आपको देखना है यहाँ से येलो कहाँ, इधर है येलो। येलो का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा 4, तो लिखेंगे येलो के बदले पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4। समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट कलर कौन सा है, रेड। दूसरा कलर भी सिग्निफिकेंट फिगर ही देता है, यानी दूसरे कलर के लिए भी आपको यहीं से रीडिंग लेनी पड़ेगी। फर्स्ट कलर येलो के लिए 4, रेड के लिए कितना आ रहा है 2, तो लिखेंगे 4 2, फिर मल्टीप्लाई, बिकॉज थर्ड स्ट्रिप अब क्या देगा डेसिमल मल्टीप्लाई। थर्ड स्ट्रिप का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन का डेसिमल मल्टीप्लायर कितना है 10⁵ समझ आया? सो ये हो गई इसकी रेजिस्टेंस, सिंपल 42 × 10⁵ और आप देखेंगे बहुत हाई रेजिस्टेंस है। और एक कलर जो है लास्ट से ये टॉलरेंस आपको देगा, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%, यानी ±10%। ये 10% इसमें बड़ा एरर हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द स्कीम फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस। सिंपल, पहली स्ट्रिप का कलर येलो है तो येलो के सामने क्या है वो लिखना है। दूसरी स्ट्रिप का कलर रेड है तो रेड के सामने जो है वही लिखना है। तीसरी स्ट्रिप का कलर ग्रीन है, ग्रीन के ये वाले से यहाँ से नहीं, यहाँ से नोट करना है। फिर चौथी स्ट्रिप जो है वो टॉलरेंस है, यहाँ पर टॉलरेंस के लिए 3 ही कलर्स यूज होते हैं हमारे, ठीक। ओके, और एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूँ, आप शायद ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलर है, और एक कलर, यहाँ पर और एक कलर, ठीक है। ओके, पहला कलर जो है वो बेटा ऑरेंज है, फर्स्ट कलर इज ऑरेंज, फाइन। सेकंड कलर इज वायलेट, फाइन। थर्ड कलर जो आपका है वो दिया हुआ है चलिए रेड दिया हुआ, रेड दिया है। और चौथा जो वो कलरलेस है, तो बता सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ऑरेंज के सामने बेटा 3 है, तो आंसर आएगा 3। येलो, इसके बाद वायलेट, पहला ऑरेंज है उसके बाद वायलेट यहाँ पे वायलेट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 7, यानी 37 इंटू रेड, तीसरा देता है डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी रेड का डेसिमल मल्टीप्लायर क्या है 10⁻² प्लस माइनस नो कलर का टॉलरेंस कितना है 20%। सो ये होगी इसकी रेजिस्टेंस। सो दिस इज द स्कीम which you can use for finding the resistance, ठीक है। सो this all is called as color coding of carbon resistance, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर क्या होता है। थैंक यू।